हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले अगर ये सोचे कि पॉलिनेशन क्यों हो रहा है तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा फील कराने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोगों को सोचना होता है ना कि ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनेशन, व्हाई पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का तो मतलब सबको पता है कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से रिलीज होता है और फीमेल पार्ट में जाकर पहुंचता है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनेशन को इस तरह से कह सकते हैं, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। ठीक है, एंथर से रिलीज होता है एंड डस्टेड ऑन स्टिग्मा, और स्टिग्मा में क्या होता है, डस्टेड होता है। हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनेशन को कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पॉलिनेशन हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनेशन में ये बात सोचे कि पॉलिनेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है। तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन है क्या, तो हम आपको खूब बता चुके हैं कि पॉलन ग्रेन अपने आप में मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसफर किसका हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर किसका हो रहा है, तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर मेल गैमेटोफाइट का हो रहा है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आपको पता है कि अगर टू साइड स्टेज में डिस्पर्सल होगा तो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट नहीं होगा, और अगर थ्री साइड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ होगा तो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट होगा। ठीक है, इससे हम लोगों को ये समझना है कि एक्चुअल में पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होता है। इसका मतलब हम लोगों को इस तरह से फील करना है कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेट को लेकर कहां पर जा रहा है, मेल गैमेट या मेल गैमेट को जनरेट करने वाली सेलों को लेकर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेल गैमेट खुद से फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मेल गैमेट को किसी की रिक्वायरमेंट है, और मेल गैमेट किसके थ्रू जा रहा है, तो मेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट के थ्रू जा रहा है, मतलब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के थ्रू जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इस बात पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया। इस वजह से जोर दिया क्योंकि अगर आप प्लांट किंगडम में एल्गी के केस में देखो तो वहां पर मेल गैमेट सीधे ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट के पास, मीडियम वहां पर वाटर होता है। ब्रायोफाइट के केस में देखो मीडियम वाटर होता है, मेल गैमेट सीधे किसके पास जाता है, फीमेल गैमेट के पास। टेरिडोफाइट में भी देखिए तो टेरिडोफाइट में भी मेल गैमेट सीधे जाता है फीमेल गैमेट के पास। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में वाटर से इंडिपेंडेंसी आ चुकी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया है। इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट अब सीधे क्या कहते हैं, फीमेल के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको अगर मेल को सीधे फीमेल के पास पहुंचना है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हमेशा वाटर के पास रहना होगा, और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, तो ये लोग वाटर से इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। तो अगर वाटर से इंडिपेंडेंसी चाहेंगे तो इसका मतलब है कि फिर मेल गैमेट को कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेल गैमेट को किसके पास ले जा सके, फीमेल गैमेट के पास ले जा सके। ठीक है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेटोफाइट लेकर जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन लेकर जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये बात समझ में आए कि यहाँ पर पॉलिनेशन क्यों हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो पॉलिनेशन वाले इवेंट को हम सीधे इस बात के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिनेशन होने का मतलब है मेल गैमेटोफाइट का जाना, ना कि मेल गैमेट का जाना। और मेल गैमेटोफाइट इस वजह से जा रहा है क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को वाटर से क्या चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए। और वाटर से इंडिपेंडेंसी क्यों चाहिए, ताकि ये सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल में अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अगर पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर मेल गैमेट को मोटाइल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि ब्रायोफाइट से ही फीमेल गैमेट क्या हो चुका है, नॉन मोटाइल। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है, और जिम्नो और एंजियो में मेल गैमेट में भी क्या आ चुकी है, नॉन मोटेलिटी आ गई है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के केस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल है, और जब दोनों ही नॉन मोटाइल है तो दोनों को एक दूसरे के आसपास लाना होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस डेवलप होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप होनी चाहिए, ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हुए भी एक दूसरे के आसपास आ सके। तो जब मेल गैमेट खुद नहीं जा सकता है तो मेल गैमेट को किसके थ्रू जाएगा, मेल गैमेटोफाइट के थ्रू जाएगा, मींस पॉलन ग्रेन के थ्रू जाएगा। ठीक है,
तो इस वजह से क्या होता है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हमने लिखा है वाई पॉलिनेशन। तो आप कह सकते हो एज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही मेल और फीमेल नॉन मोटाइल है। इसका मतलब है कि मेल डायरेक्टली जा नहीं सकता है, फीमेल गैमेट तो ब्रायोफाइट से ही नॉन मोटाइल है, ठीक है। मेल गैमेट भी एंजियोस्पर्म के केस में नॉन मोटाइल है। इसका मतलब है कि हेंस दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है कि इन दोनों को अब फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के आसपास लाना जरूरी है। Hence, this is achieved by pollination, और इस वजह से क्या होता है पॉलिनेशन होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वाई पॉलिनेशन, तो आप सीधे कह सकते हो बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। आप सेल्फ एनालिसिस से क्या सोचोगे, आप सेल्फ एनालिसिस से ये सोचना कि पॉलिनेशन होने का मतलब है पॉलिन ग्रेन का जाना, मतलब मेल गैमेटोफाइट का जाना, मतलब मेल गैमेट का ना जाना, मतलब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनेशन को कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। हमने कहा पॉलिन ग्रेन के बारे में आप खुद एनालाइज कीजिए, तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स एनालिसिस करने वाले, एक वाटर से इंडिपेंडेंसी वाला, और एक ट्रांसफर किसका हो रहा है मेल गैमेट का ना होकर किसका हो रहा है मेल गैमेटोफाइट का हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको खुद से सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, तो सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन के बेसिस पर पॉलिनेशन 3 टाइप्स का होता है। ऑटोगैमी होता है, जिटोनोगैमी होता है और जीनोगैमी होता है। ऑटोगैमी को ही हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जो जीनोगैमी होता है उसको हम लोग एलोगैमी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इन तीनों का जो डिवीजन है उसका बेसिस क्या है, सोर्स ऑफ पॉलिन है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी के केस में क्या होता है, इसका आइडिया हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑटोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन का क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। अब देखो इसको आप डायग्रामेटिकली देख लीजिए। एक हमने फ्लावर बनाया, फ्लावर कैसा है बाइसेक्सुअल है, तो इसका पॉलन रिलीज होगा और इसकी स्टिग्मा के पास आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ऑटोगैमी। इसका मतलब है कि अब आपके दिमाग में एक कॉमन सेंस डेवलप हो रहा होगा, और कॉमन सेंस ये डेवलप हो रहा होगा कि ऑटोगैमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना क्या है जरूरी है। क्लियर है, तो ऑटोगैमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। क्लियर, ठीक है। आपको पता है, लेकिन आपको नेचर जो है जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नेचर बहुत कम ऐसा चाहता है कि ऑटोगैमी हो। तो नेचर बहुत कम ऑटोगैमी क्यों चाहता है, क्योंकि ऑटोगैमी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पर पेरेंट कॉमन होगा, इसी का मेल गैमेट इसी के फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, तो इनके जीनोटाइप आपस में क्या होंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो अगर इनके जीनोटाइप ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे तो जो प्रोजेनी होगा उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन डेवलप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बना, मतलब प्रकृति ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बनाया है क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस वजह से बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके वेरिएशन आ सके, सुपीरियोरिटी आ सके, एडेप्टिव फीचर्स क्या हो सके डेवलप हो सके, ठीक है। तो इस वजह से नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली बाई पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट किया है, 2 पेरेंट को इन्वॉल्व किया है। और जब यूनिपेरेंटल होता है तो यूनिपेरेंटल के केस में आपको पता है कि जीनोटाइप लगभग क्या होंगे सेम होंगे, और जीनोटाइप अगर लगभग सेम होंगे तो जो सुपीरियोरिटी प्रोजनी में आनी चाहिए वो सुपीरियोरिटी नहीं आ पाएगी। सुपीरियोरिटी कब आती है प्रोजनी में, जितना ज़्यादा डिफरेंट जीनोटाइप वाले पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं उतनी ही ज़्यादा क्या आती है सुपीरियोरिटी आती है, ठीक है। आपको जेनेटिक्स में कुछ आइडिया होगा कि जेनेटिक्स में जब आप लोग सेल्फिंग कराते थे, ठीक है, तो सेल्फिंग कराते थे तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते थे। आप लोगों ने जेनेटिक्स में क्या किया होगा F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस बनाई होगी, जब ट्रू ब्रीडिंग आपने पेरेंट जनरेशन लिया होगा तो फिर F1 आपका हेट्रोजाइगस था। फिर आपने जब F1 में सेल्फिंग कराई थी तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया था एक्सप्रेस हो गया था। और आपको पता है कि रेसेसिव कैरेक्टर मोस्टली कैसे होते हैं हार्मफुल्स होते हैं। जब आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ाए जाएंगे तो उसमें से जितने भी मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स जो होंगे वो कैसे होते हैं रेसेसिव होते हैं। तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि रेसेसिव मोस्टली कैसा होता है हार्मफुल होता है, रेसेसिव म्यूटेशन से बनता है और म्यूटेशन ही मोस्टली हार्मफुल होता है। तो जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ लोगे एवोल्यूशन पढ़ लोगे तो ये बात आपको बहुत आसानी से एसिमुलेट होगी कि जो रेसेसिव एलील होता है वो अपने आप में मॉडिफाइड एलील होता है, वो अपने आप में म्यूटेशन से बनता है, ठीक है, और मोस्टली वो कैसे होते हैं हार्मफुल होते हैं।
और रिसेसिव कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का चांस किस में आता है, सेल्फिंग से आता है। और सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोजेनी में जो डिजायर्ड हम लोग सुपीरियरिटी की एक्सपेक्टेशन करते हैं वो नहीं आ पाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर बार बार सेल्फिंग होती गई तो धीरे धीरे ये जो पेरेंट के सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं उसका प्रोजेनी में क्या होता चला जाएगा, डिटीरियोरेशन होता चला जाएगा, लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऑटोगैमी का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो नेचर कभी भी नहीं चाहेगा कि ऑटोगैमी बहुत ज्यादा फेवर्ड हो। ठीक है, तो नेचर ने ऑटोगैमी को बहुत ज्यादा फेवर्ड नहीं किया है। इस वजह से नेचर ने बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एडेप्टेशन डेवलप किए हैं कि ऑटोगैमी ना होकर क्या हो, एलोगैमी हो। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में एक लाइन को एक्सप्लेन करना है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन ओपन फ्लावर, वो जो ओपन फ्लावर होते हैं जिसमें एक्सपोज्ड एंथर होता है, एक्सपोज्ड स्टिग्मा है। नॉर्मली आप जितने भी फ्लावर देखते हो वो ओपन फ्लावर ही होते हैं, तो उसमें एंथर भी एक्सपोज रहता है, स्टिग्मा भी एक्सपोज रहता है। तो उसने लिखा है कि उस केस में कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होती है, मुश्किल से होती है। अपेक्षाकृत कंप्लीट ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर में नहीं होती है। मतलब आप उसका सीधा मतलब समझिए कि जनरली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी पूरी तरह से ऑटोगैमस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बाइसेक्सुअल फ्लावर पूरी तरह से ऑटोगैमस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो सारी बातों पर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी का चांस है, लेकिन आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट मत डेवलप कर लेना कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हर हाल में वो क्या होगा, ऑटोगैमस होगा। इसी वजह से वो लाइन लिखी होती है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी तो होती है लेकिन ऑटोगैमी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में रेयरली होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑटोगैमी सेल्फिंग होगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। वो बात हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखा है इन नॉर्मल फ्लावर, तो हमने लिख दिया बट इन नॉर्मल फ्लावर विच एक्सपोजेज एंथर एंड स्टिग्मा। नॉर्मल फ्लावर का मतलब ओपन फ्लावर है। ठीक है, जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमस इज रेदर रेयर। तो कंप्लीट ऑटोगैमी भी क्या होती है, बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से ये ऑटोगैमी नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई। आपको फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि ऑटोगैमी क्या होती है, आपको ये पता लग गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी होती है, आपको ओपन फ्लावर का मतलब समझ में आ गया जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। लेकिन हमें कभी भी अपने दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें वो कंप्लीटली ऑटोगैमस होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। इवन इंटरेस्टिंगली जो बाइसेक्सुअल है उसमें ऑटोगैमी भी कैसी होती है, रेयर होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट, हेंस देयर इज सम कंट्रीवांस और एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन टू अकर। ठीक है, तो कहते हैं इस वजह से क्या होता है कि अगर ऑटोगैमी, अब जैसे कुछ प्लांट है, कुछ फ्लावर है जो मोस्टली क्या करते हैं, ऑटोगैमी ही करते हैं। तो अगर वो मोस्टली ऑटोगैमी करते हैं तो उनमें ऑटोगैमी के लिए कुछ एडेप्टेशन होने चाहिए, कुछ कंट्रीवांस होने चाहिए। कंट्रीवांस का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी एडेप्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो स्पेसिफिकली क्या कर सके, ऑटोगैमी कर सके। ठीक है, तो मतलब अब हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अब हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि एक बात हमें पता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होती है, मुश्किल से होती है, रेदर रेयर होती है। तो ऐसे प्लांट को अगर ऑटोगैमी करना ही है तो उनके पास कुछ स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं या होने चाहिए, तभी वो ऑटोगैमस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके पास ऐसे और कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से इसमें ऑटोगैमी क्या होगी, प्रमोट होगी। ठीक है, तो ऑटोगैमी के लिए क्या कंट्रीवांस होने चाहिए, क्या एडेप्टेशन होने चाहिए। तो सबसे पहला एडेप्टेशन की फ्लावर को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्सुअल को मोनोक्लाइनी कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी, तो फ्लावर को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मोनोक्लाइनी कंडीशन होनी चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा एक ही फ्लावर में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑटोगैमी होता है वो विद इन सेम फ्लावर होता है। अब दूसरी बात है, होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी का मतलब ये है कि जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर मैच्योर होने चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मेल डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले फीमेल डेवलप हो जाए। तो अगर ऐसा होगा कि पहले मेल डेवलप हो जाएगा उस समय फीमेल डेवलप नहीं होगा, या जिस समय फीमेल डेवलप हो उस समय मेल अगर डेवलप नहीं हुआ, तो फिर इनके बीच में ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर प्लांट को ऑटोगेमी ही करना है तो फिर उसमें एक कंडीशन है, एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है कि बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ होमोगेमी होना चाहिए। ठीक है, तो जब होमोगेमी होगा तो पॉलन, ठीक है, जिस समय बनेगा उसी समय स्टिग्मा भी क्या हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी। तो हम लोग इस बात को इस तरह से बोलते हैं कि देयर इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। ठीक है, उसको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो होमोगेमी का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम। That means pollen release and stigma receptivity is synchronized। synchronized कह सकते हैं या फिर hermaphrodite कह सकते हैं। एक तीसरा एडेप्टेशन क्या है, ठीक है, एक तीसरा कंट्राइवेंस क्या है, एक तीसरी डिवाइस क्या है जिससे हर हाल में ऑटोगेमी हो पाएगी। ठीक है, तो तीसरी बात यह है कि जो एंथर और स्टिग्मा है उन दोनों को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफी पास पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीन बातें हैं ये तो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। केवल फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि बताओ ऑटोगेमी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंट्राइवेंस है, क्या क्या एडेप्टेशन है, तो आपको ये बताना होगा कि पहली बात फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब मोनोक्लाइनिक कंडीशन होनी चाहिए। एंड दूसरी बात पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, हर्माफ्रोडाइज्ड होने चाहिए, मतलब होमोगेमी होनी चाहिए। एंड तीसरी बात एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है, ये तो ओपन फ्लावर था, तो ओपन फ्लावर था, ओपन फ्लावर वाली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्लावर अगर ओपन है, ठीक है, तो फ्लावर अगर ओपन है तो आपको पता है उसमें ऑटोगेमी भी हो सकती है, मतलब उसमें सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है, और किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर क्या हो सकता है, इसको पॉलिनेट कर सकता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, उसमें हर हाल में ऑटोगेमी हो, उसके लिए उसको दो और कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एंथर स्टिग्मा को एक दूसरे के पास होना चाहिए और होमोगेमी होना चाहिए, मतलब एंड्रोस, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, डेवलप होना पड़ेगा। पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट केस में आते हैं, ये तो ओपन फ्लावर वाला केस है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओपन फ्लावर के साथ साथ क्लोज्ड फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ओपन फ्लावर के साथ साथ क्लोज्ड फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लावर क्लोज्ड है, ठीक है, तो फिर हर हाल में वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी का ही चांस है, वहां पर एलोगेमी का, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होगा। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर फ्लावर पूरी लाइफ भर बंद रहे, कभी फ्लावर ओपन ही ना हो पाए, तो अगर पूरी लाइफ भर फ्लावर बंद रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसका जो पॉलन ग्रेन है वो उसकी स्टिग्मा को ही क्या कर पाएगा, तो वो उसका पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को जो पूरी लाइफ भर बंद रहते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमस होते हैं, जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, वो हर हाल में कैसा होगा, वो ऑटोगैमी होता है। लेकिन जो ओपन फ्लावर होता है, ठीक है, ओपन फ्लावर जो होता है उसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, उसमें सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, और इवन इंटरेस्टिंगली कि ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी कैसी होती है, रेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है वायला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर, तो चेस्मोगैमस फ्लावर का तो मतलब ओपन फ्लावर है। ठीक है, तो नॉर्मली ओपन फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही क्या रहेगा, एक्सपोज रहेगा। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। हमको पता है कि ओपन फ्लावर में, ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगैमी कैसी होगी, रेयर होगी। ठीक है, अब दूसरा,
जो इसी में 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब है कि विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है, क्लोज फ्लावर हो जाएगा, डू नॉट ओपन एट ऑल हो जाएगा, तो दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली का मतलब है कि हर हाल में, किसी भी कंडीशन में, हर हाल में ये जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं वो कैसे होंगे, ऑटोगैमस। अब देखो यहाँ पर अगर हम वायला ऑक्जेलिस कॉमेलिना में कोई एक प्लांट ले लेते हैं, तो अगर आप देखो इसमें दोनों तरह की, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, दोनों तरह के ये जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे ग्राउंड लेवल मान लें, तो ये ग्राउंड लेवल है, ये जमीन के अंदर होते हैं। तो जमीन के अंदर होते हैं, ये पूरी तरह से इसी वजह से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसको क्लिस्टोगैमस कहते हैं। और इन्हीं में जो एरियल शूट है, तो वहां पर जब क्या कहते हैं, फ्लावर होता है, तो वो कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस कहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को हम फिर से फ्रेम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो क्लिस्टोगैमस है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, मतलब क्लिस्टोगैमस हमेशा ही कैसा होगा, ऑटोगैमस होगा। लेकिन जो चेस्मोगैमस है, तो चेस्मोगैमस में ऑटोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चेस्मोगैमस में हर टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस होता है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑटोगैमी ही वहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। चेस्मोगैमस के केस में जो ऑटोगैमी है वो रेयर है, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस का मतलब है इनवेरिएबली ऑटोगैमस, हर हाल में ऑटोगैमी है। अच्छा, इसमें कुछ फायदे भी हैं, क्लिस्टोगैमस के केस में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अब ये बंद फ्लावर है, तो अगर ये बंद फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है, तो हर हाल में इसका पॉलन इसी की स्टिग्मा को क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर हाल में पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो पॉलन का वेस्टेज होता है ना, तो वो भी क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। तो ये सारे क्लिस्टोगैमस के क्या होंगे, एडवांटेजेस होंगे। तो क्लिस्टोगैमस के केस में एस्योर्ड सीड सेट होगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट में, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर ऑटोगैमी है, तो यहाँ पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पॉलिनेटिंग एजेंट में विंड भी हो सकता है, ठीक है, तो विंड भी होता है, वाटर भी होता है, तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत तो भले ही बायोटिक की पड़े, लेकिन पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लावर पूरी तरह से क्या होगा, क्लोज होगा, और उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफी क्या होंगे, पास पास होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्लिस्टोगैमी, अब हम लोग बात करते हैं कि लेग्यूम प्लांट, फेबेसी प्लांट, मटर का प्लांट, ठीक है। तो मटर में कहते हैं कि एक स्पेशल टाइप की क्लिस्टोगैमी होती है। तो मटर के प्लांट में क्या होते हैं, आप याद करो फेबेसी फैमिली, 11th में आपने पढ़ा है। तो फेबेसी फैमिली में आपको उसका फ्लोरल डायग्राम याद आ रहा होगा। तो फ्लोरल डायग्राम में आप कोरोला को याद करो। जब आपने कोरोला पढ़ा था तो उसमें आपने लार्जेस्ट पोस्टीरियर स्टैंडर्ड पढ़ा था, दो साइड में पेटल्स थे, ठीक है, तो जिसको आपने क्या कहा था, जिसको आपने लैटरल विंग्स कहा था। और जो एंटीरियर पेटल हुआ करते थे वो आपस में फ्यूज हुआ करते हैं, उसे क्या कहा गया था, कील कहा गया था, ठीक है। फिर से याद कीजिए, फेबेसी फैमिली आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। फेबेसी फैमिली में जो कोरोला होते हैं उसमें 5 पेटल्स थे, ठीक है। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पोस्टीरियर था, फिर 2 साइड में थे जिसको हम लोग लैटरल विंग्स कहते हैं, 2 एंटीरियर आपस में क्या थे, फ्यूज थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कील कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, तो इसका जो मेल और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंटीरियर पेटल जो आपस में फ्यूज है, तो एंटीरियर पेटल ऐसे आपस में फ्यूज होते हैं, वो कील बनाते हैं। और इसी के अंदर कौन होता है, तो इसी के अंदर एंथर होता है और स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर पेटल आपस में फ्यूज होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर किए रहते हैं। तो अगर ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर किए रहते हैं तो इसमें किसका चांस बढ़ जाता है, तो इसमें ऑटोगैमी का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर या ट्रू क्लिस्टोगैमी नहीं कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हाँ इसमें स्पेशल टाइप की क्लिस्टोगैमी है, क्योंकि इसमें पेटल से ही, इसमें पेटल्स जो एंटीरियर पेटल्स हैं जो आपस में फ्यूज है, जिन्हें कील कहते हैं, उनसे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, ढके रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें ऑटोगैमी क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, मतलब इसमें सेल्फिंग होती है, ठीक है। जबकि मटर में हम लोग सेल्फिंग तो होती ही है, और साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी अगर आर्टिफिशियली कराना चाहे तो करा सकते हैं। आप मटर का केस याद करो, गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम है, आपने जेनेटिक्स पढ़ा है। तो जेनेटिक्स में मेंडल ने पी को ही तो सेलेक्ट किया था, और पी को सेलेक्ट करने की 2 वजह, मतलब कई सारी वजह थी, उसमें से 2 वजह यहीं से कनेक्ट हो रही है। पी में सेल्फिंग भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो क्यों पी जो मटर होता है वो सेल्फिंग कर पाता है, उसके पास ऐसा क्या एडेप्टेशन होता है,
जिसकी वजह से वो सेल्फिंग कर पाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि उसके पास स्पेशल टाइप की क्लिस्टोग्रामी होती है लेग्यूम प्लांट में। सेक्स ऑर्गन्स क्लोज्ड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कील, और कील का मतलब क्या है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ पेटल्स, और कौन से पेटल्स, एंटीरियर पेटल्स। दे नेवर ओपन, और ये एंटीरियर पेटल हमेशा फ्यूज रहेंगे। तो इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, और इस तरह से क्या प्रमोट हो जाता है, सेल पॉलिनेशन। हमने क्या कहा है कि आपको क्या एनालिसिस करनी है, आपको दो बातें एनालिसिस करनी है कि जो कील है उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फेबेसी फैमिली में, और दूसरी बात आपको एनालिसिस करनी है कि आपको जो जेनेटिक्स पढ़ाई जाती है उसमें आपको मेंडल के बारे में पढ़ाया जाता है ना। तो मेंडल ने पाइसन सेटाइगम मतलब पी का ही सिलेक्शन क्यों किया था, तो उनमें कई वजहों में से एक वजह ये भी थी कि उसमें सेल पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और एडेप्टेशन होता है जिससे पूरी तरह से क्या प्रमोट होती है, ऑटोगेमी प्रमोट होती है, जिससे सिर्फ ऑटोगेमी ही पॉसिबल है, उसको हम लोग कहते हैं बड पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर का जो ओपन होना, फ्लावर का ओपन होना, बड का ओपन होना, जब बड ओपन होता है तब जाकर हमें फ्लावर नजर आता है। ठीक है, तब एंथेरोस्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंथेसिस। ठीक है, तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, उसमें बड जो होता है वो ब्लूम करता है, खुलता है, उसे हम लोग कहते हैं एंथेसिस। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे व्हीट एंड राइस का केस, वहां पर बड ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहां पर बड होता है लेकिन वो ओपन नहीं हो पाता है, तो वहां पर बड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो बड पॉलिनेशन होता है, तो मतलब ये आप फिर ऐसे समझ सकते हो कि वहां पर बड जो होता है वो ओपन तो होगा, लेकिन बड के ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बड के ओपन होने से पहले, एंथेसिस से पहले ही ओपनिंग ऑफ फ्लावर को, ओपनिंग ऑफ बड को, ओपनिंग ऑफ बड इनटू फ्लावर को हम लोग एंथेसिस बोलते हैं। तो एंथेसिस से पहले ही अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अकर्स इन बड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ऑटोगेमी को पूरी तरह से कंक्लूड करें तो ऑटोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा, पॉलन का ट्रांसफर स्टिग्मा में एक ही फ्लावर के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑटोगेमी के लिए बाइसेक्सुअलिटी मोनोक्लाइनिक कंडीशन का होना मस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं, एक क्लिस्टोगैमस हो सकता है, एक चेस्मोगैमस होता है। जो क्लिस्टोगैमस है वो क्लोज्ड फ्लावर है, उसमें कुछ नहीं सोचना है, वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होगा, वो पूरी तरह से ऑटोगैमस होगा। लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, जो ओपन फ्लावर होते हैं या फिर जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, उनमें केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से काम नहीं चलेगा, वहां पर बाइसेक्सुअलिटी होने के साथ साथ होमोगेमी भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वहां पर पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, साथ ही साथ एंथाइन स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के आसपास भी होना चाहिए। वायला का केस आपने देखा, वायला जिसका दूसरा नाम कॉमन पेंसी है, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट आपकी एनसीईआरटी में बताए गए हैं जो टू टाइप्स ऑफ फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। ठीक है, ओपन फ्लावर चेस्मोगैमस के बारे में हम लोग एक लाइन बार बार पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। इसका मतलब है कि जो ओपन फ्लावर होते हैं, इवन जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, वो उसमें जो कंप्लीट ऑटोगेमी या हमेशा ऑटोगेमी होगा इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप इसको रिवर्स तरीके से सोच सकते हो कि नेचर ने शायद फ्लावर को ओपन ही इसी वजह से किया है, बड की एंथेसिस ही इसी वजह से कराई है, ताकि उसमें क्या प्रमोट होने लगे, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होने लगे। ठीक है, और ऑटोगेमी का चांस क्या होने लगे, डाउन होने लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा उतना ही ज़्यादा वेरिएशन, सुपीरियरिटी, ठीक है, नए नए फीचर्स आने के चांसेस प्रोजेनी में ज़्यादा रहेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, बड पॉलिनेशन, तो बड पॉलिनेशन का मतलब है कि बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर के पहले ही बड स्टेज में अगर पॉलिनेशन हो जाए तो वो भी ऑटोगेमी है। ठीक है, तो व्हीट एंड राइस, तो व्हीट एंड राइस के केस में, ठीक है, स्पेशल क्लिस्टोगेमी कहाँ होती है, लेग्यूम के केस में, क्योंकि उसके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो कील से कवर्ड होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो होती है ऑटोगेमी के एडेप्टेशन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। अब जब ऑटोगेमी है तो ऑटोगेमी के लिए हमको, ऑटोगेमी के केस में प्लांट को, प्लांट्स जो होते हैं या जो फ्लावर होते हैं उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर फ्लावर कैसे हो सकते हैं, कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। ठीक है, तो अगर फ्लावर कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है
कि कलर को प्रोड्यूस नहीं करना है, नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करना है, ऑडोर को प्रोड्यूस नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि लेस एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। पॉलन और एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो जिसकी वजह से पॉलन इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस उसे कवर नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में, ऑटोगैमी के केस में, जो पॉलन का वेस्टेज होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो लीस्ट पॉलन वेस्टेज। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई पॉलिनेट, नो डिपेंडेंसी इन पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नो डिपेंडेंसी इन पॉलिनेटिंग एजेंट किसके रेफरेंस में लिखा हुआ है, एनिमल के रेफरेंस में लिखा हुआ है। तो जैसे एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एनिमल ही पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में हमें किसकी जरूरत नहीं होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में एनिमल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी क्लिस्टोगैमस फ्लावर की अगर हम लोग बात करें, क्लोज फ्लावर की बात करें, तो वहाँ तो विंड की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो नो डिपेंडेंसी इन पॉलिनेटिंग एजेंट लिखा हुआ है वो किसका रेफरेंस होता है, एनिमल का रेफरेंस होता है। ठीक है, इसका एक एडवांटेजेस ये है कि हाइब्रिड विगर मेंटेन होता है, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता है फर्दर प्रोजेनी में। हाइब्रिड विगर मेंटेन जो होता है, इसका क्या मतलब है कि पेरेंट के कैरेक्टर मोस्टली प्रोजेनी में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पेरेंट के मोस्टली कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिड विगर जो होता है वो पूरी तरह से, जैसे अगर आप ये कह दो कि जैसे ये बात दरअसल बुक्स में लिखी रहती है, तो हमने आपके सामने लिखा कि हाइब्रिड विगर या प्योरिटी ऑफ जनरेशन इज मेंटेन, लेकिन ये पूरी तरह से मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से मेंटेन हो भी नहीं सकता है। पूरी तरह से क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है, क्योंकि जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तब तक पूरी तरह से कभी भी क्या कहते हैं, पेरेंट के कैरेक्टर एज इट इज प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक बात लिख देते हैं कि लेस वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड, लेस वेरिएशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर जो होता है वो पूरी तरह से, हाइब्रिड विगर ये है कि बहुत हद तक, ठीक है, तो बहुत हद तक तो हाइब्रिड विगर का मतलब समझ रहे हो ना। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि जो प्रोजनी बनती है, ठीक है, वो अगर अपने पेरेंट्स से क्या होती है, सुपीरियर होती है। तो जो प्रोजनी के पास सुपीरियरिटी होती है पेरेंट के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर कहते हैं। ठीक है, तो अब जब ऑटोगैमी होगा, तो ऑटोगैमी अगर देखा जाए तो ऑटोगैमी सेल्फिंग है। तो अब आप खुद देखो ना, जब आप लोग सेल्फिंग कराते थे तो आप लोग जितनी बार सेल्फिंग कराते थे तो बार बार वही कैरेक्टर क्या होता था, एक्सप्रेस होता चला जाता था। ठीक है, तो वेरिएशन आने का चांसेस क्या रहते थे, बहुत कम रहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक बार हम लोगों ने हाइब्रिड इंडस्ट्री में किसी हाइब्रिड प्लांट को क्या किया, प्रोड्यूस किया, और फिर उस हाइब्रिड प्लांट में अगर हम लोग क्या कराएं, सेल्फिंग कराएं, तो अगर उस हाइब्रिड प्लांट में अगर हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, तो आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में प्योर लाइन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्योर लाइन को हम लोगों ने, या मेंडल ने प्योर लाइन को किससे डेवलप किया था, सेल्फिंग से डेवलप किया था। और प्योर लाइन का मतलब ही होता है होमोजाइगस कंडीशन, मतलब हर ट्रेट को लेकर होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो इससे हम लोगों को जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आता है कि प्योर लाइन क्रिएट करते समय ही जब हम सेल्फिंग करा रहे थे। ठीक है, और प्योर लाइन क्रिएट होने का मतलब है कि जीनोटाइप में चेंजेस ना होना। ठीक है, और जीनोटाइप में चेंजेस ना होने का मतलब ये है कि जीनोटाइप मेंटेन रहना, प्योरिटी ऑफ जनरेशन को क्या होना, मेंटेन होना, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन ना होना। ठीक है, तो आप इसको सीधे किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो सीधे आप मेंडल के प्योर लाइन के साथ आप इसे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आप इसके बारे में सोचोगे खुद से। ठीक है, तो प्योर लाइन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड विगर सेल्फिंग से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि एग्जैक्टली पूरी तरह से मेंटेन होगा। पूरी तरह से मेंटेन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी पेरेंट के कैरेक्टर एज इट इज प्रोजेनी में ट्रांसफर होने वाले नहीं है। तो फिर हमने एक बात और लिख दी कि लेस वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड, लेस वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ऑटोगैमी का डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ऑटोगैमी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब ऑटोगैमी होगी, सेल्फिंग होगी, तो आपको पता है ना कि अगर हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग कराई जाए, तो अगर हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग होगी तो रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। रेसेसिव कैरेक्टर मोस्टली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो अगर हार्मफुल कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑटोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, तो रेसेसिव कैरेक्टर, हार्मफुल कैरेक्टर जब एक्सप्रेस होते हैं प्रोजनी में, तो इसका मतलब है कि हम लोग उसे ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो गई, उसका लॉस हो गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
तो बताइए ऑटोगेमी के एडवांटेजेस क्या है। एक तो हम प्योरिटी ऑफ जनरेशन को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, हाइब्रिड विगर को हम लोग काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, प्योर लाइन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई एक्स्ट्रा एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रिस्टोगेमस फ्लावर के केस में तो विंड भी एच पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद होता है, वो इन्वेरेबली ऑटोगेमस होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इनको जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है तो इनको फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस नहीं करना है, ऑडोर को प्रोड्यूस नहीं करना है, नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करना है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत कम एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो पॉलन इजीली स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पॉलन का वेस्टेज होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है ऑटोगेमी। अब हम लोग बात करते हैं जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी के केस में क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है, लेकिन जो डिफरेंट फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में, अभी जो ऑटोगेमी थी वो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर चेंज हो गया है, तो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको जिटोनोगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर फ्लावर तो चेंज हुआ है लेकिन प्लांट अभी भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिटोनोगेमी कहेंगे। जिटोनोगेमी की अगर हम लोग केस बना दें तो जिटोनोगेमी में दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दो केसेस होने का मतलब ये है, अब देखो जिटोनोगेमी के केस में दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर प्लांट है और उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, मतलब डिफरेंट फ्लावर होंगे तब भी जिटोनोगेमी है। या फिर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ प्लांट मोनोइसियस है, ये भी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में खूब बताया। फ्लावर, अब देखो ये वाला केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है। इस केस में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट मोनोइसियस है। प्लांट मोनोइसियस का मतलब है कि प्लांट में बाइसेक्सुअलिटी है, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट के पास मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, ठीक है। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल लेकिन प्लांट अगर मोनोइसियस है तब भी डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या पॉसिबल है, पॉलिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जिटोनोगेमी का मतलब हो जाएगा पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बिटवीन टू बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, यस। बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, यस, ठीक है। बस हाँ ये ध्यान रखना कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो लेकिन प्लांट को डायसियस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लांट के पास सिर्फ फीमेल, कॉमन सेंस वाली बात है कि प्लांट के पास सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है, तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल हो जाएगा और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर को क्या होना चाहिए, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए लेकिन प्लांट को कैसा होना चाहिए, ओवरऑल बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, मोनोइसियस प्लांट, ठीक है। तो मोनोइसियस प्लांट का मतलब है कि प्लांट को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो अगर प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो तो मेल फ्लावर भी होना चाहिए, फीमेल फ्लावर भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है जिटोनोगेमी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो बिटवीन टू बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ठीक है। बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट की कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मोनोइसियस, क्योंकि इसका मतलब है डिफरेंट सेक्स के फ्लावर होंगे और डिफरेंट सेक्स के यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि प्लांट खुद कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिटोनोगेमी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जिटोनोगेमी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी प्लांट कॉमन है। तो अगर प्लांट कॉमन है तो ऑब्वियस है कि जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी इसका जो जीनोटाइप होगा इसके भी गैमेट का जीनोटाइप सेम होगा, इसका गैमेट इसके गैमेट के भी जीनोटाइप लगभग क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेम जीनोटाइप अभी भी आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक ऑटोगेमी की तरह, ठीक है। ऑटोगेमी में विद इन फ्लावर होता था, तो विद इन फ्लावर का मतलब फ्लावर ही कॉमन है, तो इसका मतलब गैमेट का वहां पर जीनोटाइप सेम होगा। लेकिन अभी भी प्लांट कॉमन है, तो अगर प्लांट कॉमन है तो अभी भी गैमेट का जीनोटाइप लगभग क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फ्लावर चेंज हो गया, तो इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जब तक नहीं होगा तो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर हर हाल में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो अगर हम लोग देखें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होने की वजह से तो ऐसा लगता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है,
लेकिन अगर हम इसको जेनेटिकली देखें तो अभी भी सेम प्लांट होने की वजह से जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा लगता है कि जो जिटोनोगैमी है वो जेनेटिकली तो कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेटिंग जैसा है, मतलब ऑटोगैमी जैसा है, और जेनेटिकली कैसा और फंक्शनली या फिर इकोलॉजिकली कैसा है, फंक्शनली इकोलॉजिकली ये कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, जबकि फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली ये एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली इकोलॉजिकली का बेसिस क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट, या एज इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, जिटोनोगैमी क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी देखिए, जिटोनोगैमी के बीच में फ्लावर डिफरेंट होंगे, प्लांट सेम होगा। ठीक है, अगर प्लांट सेम होगा तो जीनोटाइप लगभग क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जेनेटिकली ये कैसा हो जाएगा, ऑटोगैमस हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट फ्लावर होने की वजह से पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट आता है जीनोगैमी, जिसको हम लोग एलोगैमी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लावर भी डिफरेंट हो जाएगा और प्लांट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है पॉलिनेशन होना चाहिए बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो ये अपने आप में एक तरह से ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखो यहाँ पर ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन या रियल क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जिटोनोगैमी को देखो, जिटोनोगैमी के केस में दिखने में तो लग रहा था कि वो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जब हम लोग जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली जब हम लोग देख रहे हैं तो फिर वो कैसा है, वो ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि प्लांट सेम था, इसका मतलब जीनोटाइप लगभग क्या था, सेम था। ठीक है, तो जब प्लांट डिफर करेगा, तब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन होगा तो दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे, प्रॉपर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, रियल क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर हर हाल में टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट के बीच में फ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा आफ्टर पॉलिनेशन। तो इसका मतलब है कि उस केस को हम लोग क्या कह देंगे, उस केस को हम लोग ट्रू या रियल क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो इट इज अ ट्रू और रियल क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो हमने सारे केसेस बना दिए। अब देखो, जैसे अब ये वाला प्लांट कैसा है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, डायसियस प्लांट है। इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, इसका मतलब है कि ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, फ्लावर है और डायसियस प्लांट है। तो इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पर चला गया। तो देखो डिफरेंट फ्लावर वाली कंडीशन भी है। तो फर्स्ट कंडीशन, इसमें जैसे हमने कई सारी कंडीशन बना दी है, तो अगर ये फर्स्ट वाला जो पॉलिनेशन देखो, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अब ये देखो एक प्लांट है ऐसा हमने बना दिया है कि जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो स्टिग्मा तो इसके पास भी है। तो फिर से देखो ये इसको भी पॉलिनेट कर सकता है। तो अगर ये इसको भी पॉलिनेट कर सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डिफरेंट फ्लावर हो गया और डिफरेंट फ्लावर के साथ साथ क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट भी है। फिर देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकता है। तो आप जानते हो, आप सिर्फ ये देखो, आप इन बातों को देखकर कभी भी मत डरना। आप सिर्फ इतना देखो कि फ्लावर डिफरेंट है और साथ ही साथ प्लांट डिफरेंट है। तो अगर फ्लावर भी डिफरेंट हो, प्लांट भी डिफरेंट हो, तो इसका मतलब केस क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। तो देखो फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है। ठीक है, फिर ये देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन दो डिफरेंट प्लांट थे। तो ये देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर, डिफरेंट प्लांट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस भी कैसा होगा, तो ये वाला केस भी जीनोगैमी हो जाएगा, मतलब एलोगैमी हो जाएगा, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ गए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो अभी हमने आपसे पहले ही बात की थी। हमने कहा था कि जो ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फ्लावर ओपन है, ठीक है, तो ओपन फ्लावर जो होता है उसमें ऑटोगैमी जो होती है वो रेयरली पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए कुछ एडेप्टेशन होनी चाहिए। वो एडेप्टेशन क्या है कि उसमें प्रोटेंडरस प्रोटोगैनस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब वहाँ होमोगैमी होनी चाहिए, पॉलन रिलीज, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के काफी पास होना चाहिए। ठीक है, और फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और हमने आपसे कहा था नेचर क्या चाहता है, तो नेचर ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, मतलब आउट ब्रीडिंग हो। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग को आप लोग क्या समझो, क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेचर ने क्या किया है, तो नेचर ने मोस्टली प्लांट्स में, ठीक है, तो मोस्टली प्लांट्स में, मोस्टली फ्लावर्स में
कुछ ऐसे एडेप्टेशन को डेवलप किए हैं जिससे क्या प्रमोट होता है, आउटब्रीडिंग प्रमोट होता है। ठीक है, तो अगर आउटब्रीडिंग प्रमोट होगा तो वो एडेप्टेशन जिनकी वजह से आउटब्रीडिंग प्रमोट होगी तो उन एडेप्टेशन को हम लोग बोल देंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, ये आपके एनसीईआरटी को ही हमने हेडिंग बनाया है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो डिवाइस का मतलब आप क्या समझना, तो यहाँ पर डिवाइस का मतलब आप प्रॉपर क्या समझना, एडेप्टेशन या एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग के लिए जो एडेप्टेशन और एडेप्टिव स्ट्रेटजी होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, तो हम लिख दिया प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशल एडेप्टेशन स्पेसिफिकली फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उन्हीं एडेप्टेशन को हम लोग क्या कहने जा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद से सोचो तो आप बहुत कुछ खुद से सोच सकते हो। जैसे अगर आप सोचो कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए, तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो ऑटोगैमी का भी चांस खत्म हो जाएगा, जिटोनोगैमी का भी चांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑटोगैमी का चांस खत्म हो गया, ये तो कह सकते हो, लेकिन जिटोनोगैमी का चांस खत्म हो गया ये कैसे कह सकते हो। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो जिटोनोगैमी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप सोचो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो केस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट कैसा है, मोनोइसियस, तो उस केस में जिटोनोगैमी पॉसिबल है। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट डायसियस है, तो प्लांट डायसियस है, तो उस केस में फिर जिटोनोगैमी पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। देखो ये बात हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, इस चैप्टर में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो दो केसेस होते हैं। यूनिसेक्सुअल, जैसे आप सोचो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, प्लांट मोनोइसियस डायसियस, अगर दोनों अपोजिट यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल हो लेकिन ऑन सेम प्लांट हो तो मोनोइसियस। ठीक है, लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो, मतलब प्लांट का मतलब या तो उसमें मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर होंगे। ठीक है, तो अगर तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेकिन एक ही टाइप का होगा तो उसको हम डायसियस कहेंगे। तो जिसमें सिर्फ मेल मेल है या फिर सिर्फ फीमेल फीमेल है तो वहाँ जिटोनोगैमी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसमें मेल और फीमेल ऑन कॉमन प्लांट है तो वहाँ तो जिटोनोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लिनी। ठीक है, तो जैसे मोनोक्लाइनी का क्या मतलब आपने देखा था, बाइसेक्सुअलिटी, तो उसी तरह से डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में इफ, यहां पर हमने लिख दिया इफ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में अगर प्लांट कैसा है, डायसियस, तो अगर प्लांट डायसियस है जैसे पाम, पपाया एंड कुकुम्बर, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अगर प्लांट डायसियस है तो हर हाल में उसमें क्या होने वाली है, तो हर हाल में उसमें आउटब्रीडिंग होगी। ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ ध्यान रखो, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो और प्लांट मोनोइसियस हो, ठीक है, तो वहां ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। और जिटोनोगैमी खुद एक तरह का क्या होता है, जेनेटिकली जिटोनोगैमी ऑटोगैमी ही होता है। मतलब जिटोनोगैमी खुद एक तरह का क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको ऑटोगैमी भी रोकना है, जिटोनोगैमी भी रोकना है, तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होना चाहिए और प्लांट भी कैसा होना चाहिए, डायसियस होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए एंड डायसियस प्लांट, इफ लिख दो या फिर यहाँ पर लिख दो एंड। ठीक है, एंड डायसियस प्लांट होगा, जैसे पाम में, पपाया में, कुकुम्बर में, तो वहां पर सिर्फ आउटब्रीडिंग होगी। अब एक कंडीशन है डाइकोगैमी, जैसे आपने होमोगैमी पढ़ा था, तो होमोगैमी में क्या होता था कि जो एंथर और स्टिग्मा वो साथ साथ मैच्योर होते थे, तो साथ साथ मैच्योर होने से ऑटोगैमी का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर सोचो, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और वहां पर एंथर और स्टिग्मा साथ साथ मैच्योर ना हो, ठीक है, तो फिर साथ साथ मैच्योर नहीं होंगे, तो जिस समय पॉलन बनेगा उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगी, जिस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, ठीक है, उस समय पॉलन नहीं बन रहा होगा। तो अगर नेचर ऐसा कर दे कि एक को पहले मैच्योर करे दूसरे को बाद में करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में भी ऑटोगैमी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। मतलब इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइकोगैमी वाली कंडीशन होती है। तो डाइकोगैमी में एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर है, डिफरेंट है। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा, प्रोटेंड्रस कंडीशन एंड प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रो का मतलब हो जाएगा पहले एंड्रोसियम से मेल पार्ट आप सोच लेना, प्रोटेंड्रस, जब मेल पार्ट पहले डेवलप होगा तो उस कंडीशन को प्रोटेंड्रस कहेंगे, और जब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा तो उस कंडीशन को हम लोग प्रोटोगाइनस कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटेंड्रस एंथर मैच्योर फर्स्ट हो जाएगा,
ये सनफ्लावर में होता है, साल्विया में होता है, कॉटन में होता है। आप इसको एसएससी करके याद कर सकते हो, सनफ्लावर, साल्विया एंड कॉटन। इसमें कौन सी कंडीशन होती है? प्रोटैंडरस कंडीशन। तो यहाँ पर एंथर पहले क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ होमोगैमी नहीं है, यहाँ पर क्या होगी? डाइकोगैमी है। और अगर डाइकोगैमी है तो इसका मतलब है कि इनब्रीडिंग को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हो गया डाइक्लाइनिंग, हो गया डाइकोगैमी, हो गया। फिर कहते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए चेस्मोगैमस होना चाहिए। चेस्मोगैमस का मतलब है कि फ्लावर को कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्लोज होगा तो हर हाल में ऑटोगैमी होगा। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या उसमें होमोगैमी नहीं होनी चाहिए, मतलब डाइकोगैमी होनी चाहिए, या तो प्रोटैंडरस कंडीशन होनी चाहिए, या तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? प्रोटोगाइनी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोटोगाइनी नहीं लिखा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटैंडरस हमने लिखा है, प्रोटोगाइनी नहीं लिखा है ना, तो प्रोटोगाइनी आप लोग लिख लेना। ठीक है, आप लोग अपने आप लिख लेना प्रोटोगाइनी, हम आपको बोल देते हैं। प्रोटैंडरस यहाँ पे लिखा है, प्रोटोगाइनी में आप क्या लिखोगे? तो प्रोटोगाइनी में आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है आपने एंथर मैच्योर फर्स्ट, तो वहाँ पर आप लिखते हैं ना कि कार्पेल मैच्योर फर्स्ट, तो कार्पेल पहले मैच्योर होगा, उस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो प्रोटेंडरी लिखा हुआ है, बी करके आप लिख लेना प्रोटोगाइनी, और प्रोटोगाइनी में कार्पेल और पिस्टल मैच्योर्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि जहाँ पर प्रोटोगाइनी कंडीशन आएगी वहाँ पर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी, उस समय पॉलन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, और प्रोटोगाइनिक कंडीशन आपका रोज में मिलता है, क्रूसीफेरी में मिलता है, तो आप रोसेसी, क्रूसीफेरी का एग्जांपल प्रोटोगाइनी में लिख लेना। ठीक है, तो रोसेसी, क्रूसीफेरी ये आप प्रोटोगाइनी में लिख लेना, और सनफ्लावर, साल्विया, कॉटन ये क्या है? प्रोटेंडरस। ठीक है, तो ठीक है, प्रोटेंडरस एंड प्रोटोगाइनस। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक आउटब्रीडिंग एडेप्टेशन और भी है। तो ये जो फ्लावर का ओपन होना है, ठीक है, अब तक तो आपको कॉमन सेंस काम कर रहा होगा ना, आपकी अप्रोच तो डेवलप हो गई होगी कि जो फ्लावर का ओपन होना है, तो फ्लावर का ओपन होना भी एक तरह का क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइस ही होता है। क्योंकि आपको हम शुरू से बता रहे हैं कि अगर फ्लावर ओपन है तो कंप्लीट ऑटोगैमी कैसी होती है? रेयर होती है। ठीक है, तो फ्लावर का ओपन होना भी एक तरह से आउटब्रीडिंग के लिए एडेप्टेशन होगा। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावरल बड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, तो कैस्मोगैमस होना चाहिए, मतलब एंथेसिस होना चाहिए, मतलब बड ओपन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक और एडेप्टेशन होता है हर्कोगैमी, अगर बाइसेक्सुअलिटी है। ठीक है, तो अगर बाइसेक्सुअलिटी है तो हर्कोगैमी है। अच्छा, ओपनिंग में एक फायदा और है, अगर सोचो ओपन है फ्लावर तो फिर आपको पता है तभी तो दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन के आने का चांस है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आता है। हर्कोगैमी, हर्कोगैमी के केस में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका पॉलन इसकी स्टिग्मा में ना पहुंच पाए, तो इसका पॉलन इसकी स्टिग्मा में ना पहुंच पाए, तो यहाँ पर एक साइड बाई साइड में इसकी स्टिग्मा के टिप में साइड में क्या होते हैं? बैरियर होते हैं। जैसे ये कैलोट्रोपिस बना हुआ है, तो कैलोट्रोपिस में हुड होता है, तो स्टिग्मा में हुड होता है साइड बाई साइड, जिसकी वजह से इसका पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई किसी भी तरह का फिजिकल और केमिकल बैरियर मौजूद हो जो उसी के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से क्या कर दे? मना कर दे, या मना करने का मतलब यहाँ पर ये कि उसके पॉलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में किसी भी तरह का फिजिकल और केमिकल बैरियर हो जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए, ठीक है, बीच में ही कोई रुकावट आ जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हर्कोगैमी। जैसे यहाँ पर कैलोट्रोपिस के केस में हुड होता है स्टिग्मा में, तो इसका पॉलन इसकी स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो हर्कोगैमी का मतलब है फिजिकल या केमिकल बैरियर होना चाहिए बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस। एक कंडीशन होती है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के केस में क्या होता है? जैसे आपको याद है हेट्रोस्टाइली भी एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। कैसे? हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि ये जो स्टाइल की लेंथ है और एंथर की जो फिलामेंट की लेंथ है, ये दोनों क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में हमने स्टाइल की लेंथ ज़्यादा बना दी है और शॉर्ट फिलामेंट बनाया है, स्टाइल लॉन्ग बनाया है, या फिर ऐसा हो जाए शॉर्ट स्टाइल हो जाए और फिलामेंट क्या हो जाए? लॉन्ग हो जाए। मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टाइल की लेंथ और फिलामेंट की लेंथ में अगर वेरिएशन होगा तो दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे, और दोनों जब एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे तो ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। आपको याद आ रहा है ना, ऑटोगैमी के लिए एक एडेप्टेशन था। ऑटोगैमी के लिए क्या एडेप्टेशन था? ऑटोगैमी होने के लिए ये बात जरूरी है कि एंथर और स्टिग्मा को पास होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ने ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? तो नेचर ने कुछ प्लांट्स में ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? हेट्रोस्टाइली डेवलप कर दी। हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि फिलामेंट की लेंथ और स्टाइल की लेंथ में क्या डेवलप कर दिया? वेरिएशन डेवलप कर दिया। ठीक है, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आती है ना कि आउटब्रीडिंग डिवाइस
और जो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी के लिए एडेप्टेशन था, आप उसको इनब्रीडिंग डिवाइस कह सकते हो, ठीक है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको एडेप्टेशन पढ़ाया था वो इनब्रीडिंग डिवाइस है, और ये जो पढ़ रहे हो आप आउटब्रीडिंग डिवाइस है। और इनब्रीडिंग डिवाइस आउटब्रीडिंग डिवाइस दोनों एक दूसरे के एकदम क्या है, अपोजिट है। इनब्रीडिंग होने के लिए एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, आउटब्रीडिंग होने के लिए हेटेरोस्टाइली होनी चाहिए, मतलब एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास पास नहीं होना चाहिए। इनब्रीडिंग होने के लिए होमोगैमी होनी चाहिए, एंथर और स्टिग्मा को साथ साथ मैच्योर होना चाहिए। लेकिन आउटब्रीडिंग होने के लिए डाइकोगैमी होनी चाहिए, एंथर और स्टिग्मा को साथ साथ मैच्योर होना नहीं चाहिए। और डाइकोगैमी में या तो प्रोटेंडस कंडीशन होती है या तो प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, ठीक है। इनब्रीडिंग के केस में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट में फ्लावर पूरी तरह से क्लोज होता है, और आउटब्रीडिंग के केस में फ्लावर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन इजिली आ सके, ठीक है। आउटब्रीडिंग के केस में क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है और साथ ही साथ डायसियस प्लांट है, तो उस केस में प्रॉपर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब आपको समझ में आया कि नेचर ने क्या किया। तो नेचर ने धीरे धीरे पहले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया, और फिर धीरे धीरे उसने प्लांट को भी यूनिसेक्सुअल कर दिया, मतलब डायसियस कर दिया, ताकि हर हाल में उसमें क्या पॉसिबल हो पाए, ताकि हर हाल में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, और इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी सब कुछ बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो फ्लावर है, जो स्टिग्मा है, वो अपने ही प्लांट के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर से सुनिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्टिग्मा अपने ही प्लांट के किसी भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब है, मान लेते हैं जैसे फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा है, ठीक है, उसमें पॉलन ग्रेन आ गया, उसमें पॉलन ग्रेन उसी प्लांट से आया। अब उसी प्लांट से आने के दो केसेस है। अब देखो कैसे, जैसे अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर से पॉलन आया और स्टिग्मा में आ गया, और स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट ना करे। और स्टिग्मा कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, दरअसल क्या होता है कि पॉलन गिरने के बाद पॉलन का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जब पॉलन का जर्मिनेशन होगा तभी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन का जर्मिनेशन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से डिसाइडेड है। पॉलन और पिस्टिल पहले आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गिरेगा, तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक इंटरेक्शन होता है, कई सारी रिएक्शंस चलती है, ठीक है। और अगर स्टिग्मा को ये लगता है कि ये राइट टाइप पॉलन ग्रेन है, इसे एक्सेप्ट करना है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और फिर स्टिग्मा जब उसके लिए एक्सेप्टेंस देगा, तब जाकर पॉलन जर्मिनेट करते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो स्टिग्मा कौन से पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जिस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करती है उस टाइप की पॉलन ग्रेन को कहते हैं रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन, या फिर इसको बोलते हैं इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन। तो रॉन्ग टाइप और इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जैसे रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल कौन हो सकता है, जैसे मानो दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आकर गिर जाए, तो दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आकर गिर जाएगा तो स्टिग्मा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी इनकम्पेटिबल पॉलन है। लेकिन इनकम्पेटिबल पॉलन सेम स्पीसीज का भी हो सकता है, अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है। अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस में पढ़ा रहे हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस बात के लिए मौजूद है, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए मौजूद है। इसका मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसको रोकेगा, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनब्रीडिंग को रोकेगा। और इनब्रीडिंग में कौन है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को रोकेगा, मतलब वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से भी आने वाले पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर दिया। और अगर वो अपने ही प्लांट में मौजूद दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने जिटोनोगैमी को भी क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, दोनों ही प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है।
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दरअसल क्या होता है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है। तो एक जीन होता है जिसको हम लोग एस जीन कहते हैं, वो जीन कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा और उन्हीं प्रोटीन के इंटरेक्शन से इस बात का डिसीजन होता है कि कौन सा पॉलन जो होता है वो राइट टाइप है, कौन सा रॉन्ग टाइप है, मतलब किसे एक्सेप्ट करना है और किसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पूरी तरह से एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होती है। अभी हम आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो सिर्फ हम आपको एक व्यू दे रहे हैं ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले ये मत भूल जाना कि ये पढ़ क्या रहे हो। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहाँ पढ़ जाए, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग एडेप्टेशन। तो आउट ब्रीडिंग के लिए एडेप्टेशन होता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में पॉलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा होगा, सेम फ्लावर से आ रहा होगा, और अगर डिफरेंट फ्लावर से आए लेकिन प्लांट अभी भी क्या हो, सेम हो, तो उन दोनों केसेस में पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो पॉलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा if pollen coming from same flower or different flower of same plant, ठीक है। तो हमने कहा है कि देखो इसके बारे में, इसमें फोकस करो। अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से अगर वो रोक रहा है तो इसका मतलब ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है, और अगर वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को आने से रोक रहा है तो इसका मतलब वो जीटोनोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है। तो जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करता है और जीटोनोगैमी को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इनकम्पेटिबिलिटी कैसे डिसाइडेड होती है, तो पॉलन स्टिग्मा के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इनकम्पेटिबिलिटी इन्वॉल्व्स पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होता है। इनकम्पेटिबिलिटी में होता क्या है, या तो पॉलन ट्यूब का मतलब पॉलन का जर्मिनेशन फेल हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। मानो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तो उसका डीओरिएंटेशन होगा, मतलब पॉलन ट्यूब को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है लेकिन वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएगा, वो डीओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब को गाइड करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं रिलीज होगा जिससे पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसी बातें होती हैं जिससे प्रॉपर क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिससे फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कभी ना कभी फेल हो जाएगा। तो अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है तो पहली चीज, या तो पॉलन ही नहीं जर्मिनेट कर पाएगा, फेल्योर ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, या फिर अगर पॉलन जर्मिनेट कर गया तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर मानो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो भी गई तो डीओरिएंटेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इसका मतलब पॉलन ट्यूब को जहां जाना है वहां नहीं पहुंचेगा, ठीक है, कहीं और पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। हमने कहा ना ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है। एक जीन जो होता है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस जीन। लेकिन आपको पता है इस एस जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं। तो 2 से ज़्यादा एलील S1, S2, S3, S4, और आपको पता है ना एक जीन के अगर 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसको मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जीन होता है ना, इस जीन वो मल्टीपल एलिज्म को शो करता है। आपको मल्टीपल एलिज्म जेनेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो एक जीन के जब 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसको मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर S1, S2, S3, S4, ठीक है। तो ये 4 एलील्स होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे, दिखने में तो लगेगा कि मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन होते बहुत आसान है। अब देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये फीमेल पार्ट है ना, तो ये फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा है, इसका जीनोटाइप क्या है, S2, S3, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप S2, S3 है। अच्छा, हमने 2 एलील क्यों लिखा, क्योंकि ये फीमेल स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल है, ओवरी है, और आपको पता है कि ये तो स्पोरोफिटिक पार्ट होगा। स्पोरोफिटिक पार्ट मतलब डिप्लॉयड होगा, एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड होते हैं, तो उसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। लेकिन पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। तो पॉलन ग्रेन अगर मेल गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है। ये बात तो हम आपको बहुत पहले ही कर चुके हैं, ये बात हम आपसे पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉयड है। इस वजह से हमने यहाँ पर इसका जीनोटाइप क्या लिखा हमने, S2, S3। यहाँ पर 3 टाइप के पॉलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है। 3 टाइप के कहीं से पॉलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है। एक का जीनोटाइप S2 है, एक का S3 है, S1 है। अब आप समझ गए इस सब में हम एक एलील क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है, और इसमें हमने 2 क्यों लिखी, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब देखो ये S2, S3 है, एक पॉलन ग्रेन S2 वाला है, एक S3 वाला है, एक S1 वाला है। तो अगर S2 वाला पॉलन ग्रेन गिरेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि S2 वाला है। इसका मतलब है कि सेम S2 में जर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर S2 वाला पॉलन ग्रेन इस पर आकर गिरा तो इसका मतलब है कि वो उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन होगा, तो S2 वाला जर्मिनेट नहीं करेगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। अगर S3 वाला पॉलन ग्रेन गिरेगा तो इसके पास S3 भी है, तो S3 वाला भी जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर S1 वाला पॉलन ग्रेन गिरा तो इसका जीनोटाइप S1 नहीं है। इसका मतलब है कि S1 वाला जो पॉलन ग्रेन है वो किसी डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, ठीक है। तो S1 वाला पॉलन ग्रेन क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जेनेटिक इंटरेक्शन की वजह से
किसे जर्मिनेट करना है, किसे जर्मिनेट नहीं करना है, ये पॉलन और पिस्टिल का क्या इंटरेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो एस होता है और उसके वेरियस फॉर्म हो सकते हैं S1, S2, S3, S4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका जीनोटाइप S2 एंड S3 है तो इसका मतलब इसमें S1 पॉलिनेट कर जाएगा, S4 पॉलिनेट कर पाएगा। S2 और S3 पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये आइडिया मिल रहा है कि S2 और S3 जो है वो उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है। और उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन में दो केसेस हो सकते हैं, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो सकता है, और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब है कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो सकता है। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या करती है, ऑटोगैमी और जिटोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जिसको भी समझ में ना आए तो इन बातों को बार बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है ना, इसको दो तरह से बोलते हैं, एक स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी और एक गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, अब देखो स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी में स्पोरोफाइट नाम आया। अगर इनकम्पेटिबिलिटी किसकी वजह से हो, स्पोरोफिटिक टिश्यू की वजह से। अच्छा बताओ, ये जो पॉलन ग्रेन है ये तो गैमेटोफाइट हो गया, और ये जो स्टिग्मा है वो क्या हो गया, स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो अगर इनकम्पेटिबिलिटी के लिए जिम्मेदार स्टिग्मा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। और अगर इनकम्पेटिबिलिटी के लिए जिम्मेदार पॉलन ग्रेन होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इफ इनकम्पेटिबिलिटी इज ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू या स्टिग्मेटिक टिश्यू तो उसको हम लोग स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी बोल देंगे। एंड इफ इनकम्पेटिबिलिटी इज ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ पॉलन ग्रेन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट ऑर्बिटिक डिवाइस और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो आ गया। ठीक है, पॉलन ग्रेन उसी प्लांट का भी आ गया और डिफरेंट का भी आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉलन जर्मिनेट भी कर गया, तो प्रीपोटेंसी के केस में क्या होता है कि उसी प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन है, उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है और डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन है, दोनों ही साथ साथ जर्मिनेट कर रहा है, तो जो डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन होता है ना वो बड़ी तेजी से जर्मिनेट करेगा और उसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत स्लोली जर्मिनेट करेगा। वो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बनाएगा, वो बहुत फास्ट पॉलन ट्यूब बनाएगा, और जैसे ही एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो दोबारा फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कौन प्रमोट हो रहा है, आउट ब्रीडिंग प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीपोटेंसी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो प्रीपोटेंसी को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेटेड अगर पॉलन आएगा, दूसरे प्लांट से अगर पॉलन ग्रेन आएगा तो उसकी पॉलन ट्यूब तेजी से ग्रोथ करेगी, और सेम प्लांट मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड पॉलन आएगा तो उसकी पॉलन ट्यूब धीमे धीमे ग्रोथ करेगा, उसको हम लोग प्रीपोटेंसी कहते हैं। अच्छा, ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों है, तो अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का ही पार्ट हो जाएगा प्रीपोटेंसी, तो ये भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का ही पार्ट है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ सेम प्लांट ये बहुत ही लो होगा, इज वेरी लो देन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रीपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपकी एनसीईआरटी में दो केसेस दे रखे हैं, एक कैस्टर मेज का केस दे रखा है, एक पपाया का केस दे रखा है। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कैस्टर मेज में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी में क्या प्रिवेंट होगा। ठीक है, तो इन कैस्टर एंड मेज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो पहले कैस्टर एंड मेज का केस समझो, ये बात हमने आपको पहले चैप्टर में बताया है। कैस्टर एंड मेज के केस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो मोनोइसियस होता है और फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि जो कैस्टर और मेज होते हैं, आपको याद है हमने आपको कैस्टर का केस बताया था, कॉर्न का केस बताया था, कुकुम्बर का केस बताया था, जहाँ पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है और प्लांट कैसा होता है, मोनोइसियस होता है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी आनी चाहिए कि कैस्टर और मेज पे क्या कंडीशन होती है। तो कैस्टर और मेज में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट मोनोइसियस है, तो बताओ अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जिटोनोगैमी तो हो सकता है ना, क्योंकि प्लांट कैसा है, मोनोइसियस। ठीक है, तो प्लांट अगर मोनोइसियस है तो इसका मतलब उसके पास मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट प्लांट इज मोनोइसियस, हेंस ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जिटोनोगैमी। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप समझिए आप सबसे अच्छे टॉपिक को बहुत ईजिली समझ गए। ठीक है, फिर इन पपाया एंड डेट पाम, लेकिन पपाया एंड डेट पाम का केस समझो। पपाया एंड डेट पाम के केस में फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है और प्लांट भी डायोसियस होता है। ठीक है, तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है और साथ ही साथ प्लांट भी डायोसियस है, इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल प्लांट भी है। ठीक है, तो फिर अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो प्लांट में या तो मेल मेल होगा या तो फीमेल फीमेल होगा।
तो इसका मतलब है कि जिटोनोगैमी का भी चांस नहीं रहा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हम समझ जाएंगे ऑटोगैमी का चांस खत्म, और डायसियस होने का मतलब है जिटोनोगैमी का चांस खत्म। इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने से ऑटोगैमी का चांस है, लेकिन मोनोइसियस होने की वजह से जिटोनोगैमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने से ऑटोगैमी का चांस खत्म, लेकिन जिटोनोगैमी का चांस है। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल होने का मतलब ऑटोगैमी का चांस खत्म, और डायसिस होने का मतलब जिटोनोगैमी का भी चांस खत्म, ठीक है। तो बोथ द ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो इस तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइस भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में एक बार फिर से सोच लेते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या होना चाहिए। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में पहली कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइक्लाइनिंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में एक कंडीशन और भी है, उसको यूनिसेक्सुअल भी होना चाहिए, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, और प्लांट को भी कैसा होना चाहिए, डायसियस होना चाहिए, तभी ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगा। क्योंकि ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों ही एक तरह से क्या है, इनब्रीडिंग ही है, क्लियर है। केवल जो जीनोगैमी है लास्ट वाला, वो पूरी तरह से क्या होता है, वो क्रॉस ब्रीडिंग होता है, ठीक है। तो डाइक्लाइनिंग होनी चाहिए और डायसी कंडीशन भी होना चाहिए, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए और प्लांट को डायसियस होना चाहिए, क्लियर। दूसरी बात, होमोगैमी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, डाइकोगैमी, और डाइकोगैमी का मतलब है कि प्रोटेंडरस एंड प्रोटोगाइनस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर एंथर पहले डेवलप होगा प्रोटेंडरस, और अगर फीमेल पार्ट कार्पल या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस, क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, फ्लावर को ओपन होना चाहिए, चेस्मोगैमी होना चाहिए, एंथेसिस होना चाहिए। अगर फ्लावर एक्सपोज होगा तभी दूसरी प्लांट के पॉलन ग्रेन का आने का चांस है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है। इसके बाद हर्कोगैमी होनी, हर्कोगैमी कुछ प्लांट में होती है। हर्कोगैमी का मतलब है, आप इस तरह समझो कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल और केमिकल बैरियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेट्रोस्टाइली होनी चाहिए। हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि स्टमेन में जो फिलामेंट है उसकी लेंथ और जो स्टाइल की लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टेरिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो फीमेल पार्ट है, सेल्फ स्टेरिलिटी में जो फीमेल प्लांट पार्ट है वो अपने ही प्लांट के किसी भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करे, मतलब सेम फ्लावर के भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करे, और उसी प्लांट से आने वाले डिफरेंट फ्लावर की भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करें। उसको हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, जो कि जेनेटिकली कंट्रोल होता है, एस जीन से डिसाइड होता है, जिसमें मल्टीपल एलिज्म वाली कंडीशन होती है। स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी और गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट कंडीशन है प्रीपोटेंसी। तो प्रीपोटेंसी को हम अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीपोटेंसी भी एक तरह से किसमें आ जाएगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में आ जाएगा। तो प्रीपोटेंसी के केस में क्या होता है कि अगर सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो पॉलन जर्मिनेशन बेहतर नहीं हो पाएगा, और अगर डिफरेंट प्लांट से पॉलन ग्रेन आएगा तो वहाँ पर पॉलन ट्यूब बहुत तेजी से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइस क्लियर हो गया होगा, इनब्रीडिंग डिवाइस क्लियर हो गया होगा, मतलब आउटब्रीडिंग एडेप्टेशन क्लियर हो गया, इनब्रीडिंग एडेप्टेशन क्लियर हो गया होगा, ऑटोगैमी क्लियर, जिटोनोगैमी क्लियर, जीनोगैमी क्लियर हो गया होगा, कौन ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कौन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और नेचर एक्चुअल में क्या चाहता है, ठीक है। वो इनब्रीडिंग को प्रमोट करना चाहता है कि आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना चाहता है, कौन इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, क्या चेस्मोगैमस इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे, कैस्टर और मेज के केस में क्या प्रिवेंट होगा, क्या प्रिवेंट नहीं होगा, और पपाया और डेट पाम के केस में ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों ही कैसे प्रिवेंट होती है, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप लोग ऐसा करो कि इसकी प्रीवियस स्लाइड में स्लाइड नंबर अप्रॉक्स 10 होगा, जहां पर ये लिखा हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइस कंट्रीवेंस। तो आप लोग प्रीवियस स्लाइड देखो, जहां पर ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है ना, जहां पर ये डाइक्लाइनी है, यूनिसेक्सुअलिटी है, तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायसियस प्लांट में, जहां पर पाम, पपाया, कुकुम्बर है, तो यहाँ पर कुकुम्बर को कट कर दो, है ना। कुकुम्बर आपको पता है ना, कुकुम्बर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया है, प्रीवियस चैप्टर में कुकुम्बर होता है, कैस्टर होता है, कोकोनट होता है, कॉर्न होता है। उस केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन कंडीशन कौन सी होती है, मोनोइसियस। तो यहां से आप कुकुम्बर को हटा देना, ठीक है। लेकिन आप एक पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, एक पॉइंट से ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ डायसियस कंडीशन में ही जीनोगैमी होता है। आपको पता है कि अगर मोनोइसियस कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन दोनों ही अपोजिट फ्लावर सेम प्लांट में मौजूद है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइसियस कंडीशन है, तो वहां पर भी जीनोगैमी हो सकती है। आपको पता है ना कैसे हो सकती है, अगर वहां पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है, तो अगर वहां पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मोनोइसियस
डायसियस का केस हो और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद हो तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, जीनोगैमी। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछे जीनोगैमी का एडेप्टेशन क्या होता है, तो देखो यूनिसेक्सुअलिटी, डाइक्लाइनी, ये तो जीनोगैमी का एडेप्टेशन होता ही है। साथ ही साथ ये जो डायसी कंडीशन है, डायसियस कंडीशन है, वो भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन है। क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर डायसियस कंडीशन है तो डायसियस कंडीशन है तो फ्लावर तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, तो फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना ये भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन हो जाएगा। डायसियस कंडीशन ये भी जीनोगैमी का एडेप्टेशन हो जाएगा। और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मोनोइसियस प्लांट में जीनोगैमी पॉसिबल है, तो कह देना यस अगर वहां पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो। तो बस वहां पर जाकर आप इसको कुंबर को क्या कर लो, क्रॉस कर लो। ठीक है, थैंक यू।